नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपराधिक कानूनों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई को लागू हुए और इन्होंने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। आपको बता दें कि चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई जहां तीनों कानूनों का 100% क्रियान्वयन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ में इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। शाह ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली होगी। तो पीएम मोदी ने क्रियान्वयन को हरी झंडी दिखाई है। देश को 3 नए कानून मिले हैं। हालांकि 1 जुलाई से ये लागू हो गए थे। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। पीएम मोदी ने क्रियान्वयन को अब हरी झंडी दिखाई है। चंडीगढ़ वो पहली जगह है जहां पर देश की पहली प्रशासनिक इकाई चंडीगढ़ बना है, जहां पर इनको 100% तीनों कानूनों को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस क्रियान्वयन को हरी झंडी दिखाई है। तो 3 नए आपराधिक हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुवर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि आज ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का सबसे पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है। इसलिए चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। इसका पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कानून को लेकर बात की। हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, 3 नए आपराधिक कानून देश को समर्पित किए गए हैं। क्रियान्वयन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है और अब जब ये कानून लागू हो गए हैं तो 3 साल की जो समय सीमा के अंदर देश के हर नागरिक को न्याय मिल पाएगा, ऐसा अमित शाह ने भी कहा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ के अंदर जो आज एक प्रोग्राम होता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद होते हैं और देश को जो 3 जो नई कानून प्रणाली को जो समर्पित की है, उसके लिए सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ साथ चंडीगढ़ वासियों को भी कहा है कि सबसे पहला जो अवसर मिला हो देश में, सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर इम्प्लीमेंट के लिए मिला है, तो उनको शुभकामनाएं दी। और कहा कि जिस तरह से जो 160 साल पुराने जो कानून थे देश में लागू थे, उनसे भी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 नए कानून, आपराधिक कानून है, जो ना कि क्रिमिनल को के लिए समय हुए हैं, बल्कि क्रिमिनल को सुधारने के लिए, उनको दंड देने के लिए नहीं है। किस तरह से देश के इस कानून में
जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया उसको लेकर भी विस्तार से जो है खुद अमित शाह जी ने भी कहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जी निश्चित रूप से विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बना है जो तीनों कानून को लागू करने वाली ये पहली इकाई बना है। 100% यहाँ पर ये तीनों कानून पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे संभल परिवार सियासी तकरार की। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खो देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती। प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट पहले चुनाव, ये एक्ट की बात उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले चुनाव 13 नवंबर को होना था, 20 नवंबर को कराया गया। 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दिया गया। एक बार 2.5 घंटे सर्वे के बाद जब ये हो गया कि अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, फिर सर्वे की क्या जरूरत थी। लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाहिए तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी है। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है। और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। इसीलिए मैंने कहा जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे। और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। तो संभल के भाईचारे को गोली मारी गई। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खोद डालेगी, अखिलेश ने यह बात कही। आपको बता दें, संभल मामले पर खुलकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है और संभल के का जो सौहार्द है उसको खोदने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो खुदाई करने वाले लोग हैं वो भाईचारे और सौहार्द को खोदने का काम कर रहे हैं। तो संभल मुद्दे पर अखिलेश यादव जमकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि संभल में खुदाई सौहार्द को खोद डालेगी। तो संभल मुद्दे पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संभल के भाईचारे को अखिलेश ने कहा कि संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में जो खुदाई हुई है वो सौहार्द को खोद डालेगी। संभल में जो खुदाई करने की कोशिश की जा रही है। और अब हम बात करेंगे कांग्रेस की हुंकार, अडानी मुद्दे पर ललकार। विपक्षी गुट इंडिया की कई पार्टियों के सांसदों ने अडानी मुद्दे पर मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच अपनी संयुक्त संसदीय
जांच की अपनी मांग दोहराई। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि सरकार अडानी और तमिलनाडु बाढ़ पर चर्चा की इजाजत न देकर संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गुट ने फैसला किया है कि हम पहले दिन से अडानी मुद्दे को उठाएंगे। ये एक घोटाला है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है। तो साफ तौर पर अडानी मुद्दे पर संसद का जो माहौल था वो गर्म होता नजर आया और कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद परिसर में कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मुखर होकर कांग्रेस सदन में अडानी मुद्दे को उठा रही है। वहीं सरकार विपक्ष पर मुद्दों को भटकाने का प्रयास बता रही है। विपक्ष पर सरकार भी निशाना साध रही है। We want that the opposition party India Alliance has decided that we will take up the Adani issue from the day one itself. It's a scam and we wanted a discussion on it. The government was blocking the parliament functioning. Therefore, we want now that we will take the protest outside. We had all the India Alliance partners in the morning protested against it, and we want the house to function, and we had, as per the demand of opposition leaders Rahul Gandhi ji and Kharge Sahab, the demand has been accepted for a debate on 75 years of constitution. Therefore, we will raise those issues in that debate, and we want the Tamil Nadu flood issue, which is going to be very, very important for us. Puducherry and Tamil Nadu has been affected. We will be raising that issue also in today's house. और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, संसद परिसर में अडानी मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष मुखर तौर पर अडानी मुद्दे को संसद में उठाने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि जो विपक्ष है वो अनावश्यक मुद्दों पर सदन का समय बर्बाद कर रही है। अखिलेश जी, संसद के शीतकालीन सत्र की जब आज कार्रवाई शुरू हुई तो कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करके संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने की आम राय तो बना ली थी, लेकिन जब आज संसद के शीतकालीन सत्र में कार्रवाई हुई तो कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर मांग हुई, लेकिन जब सरकार नहीं मांगी उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया और संसद की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। लगातार कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है और घेरने की रणनीति विपक्ष समेत कांग्रेस ने बनाई है और कांग्रेस इसी को लेकर चाहती है कि किसी भी तरह अडानी के मुद्दे पर जो अमेरिकी एजेंसियां अडानी के खिलाफ जांच कर रही हैं उसको लेकर संसद के शीतकालीन में चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं। और राहुल गांधी की अगुवाई में यह रणनीति तय की गई कि कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर सरकार को किसी तरह की भी छूट नहीं देगी, ना ही कोई इसमें ढिलाई बरतेगी कि मोदी सरकार को यानी केंद्र सरकार को इसमें कोई इस मुद्दे पर राहत मिले और उसे बाक ओवर दिया जाए कि वो शीतकालीन सत्र में ये हाथ आए अडानी के मुद्दे को कांग्रेस किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहती। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुखर रूप से कांग्रेस अडानी मुद्दे को उठा रही है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस के जो अन्य सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो जैसे कि ममता बनर्जी की अगर बात कर लिया तो ममता बनर्जी साफ तौर पर कह चुकी है कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार भी विपक्ष पर निशाना साध रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन का समय खराब कर रही है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से जोरदार तरीके से अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। स्वर्ण मंदिर में सेवा की बात करते हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब ने बर्तन धोने की सजा सुनाई है। ये धार्मिक सजा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी देने और बेअदबी के मामले में सुनाई गई है। उन्हें गोल्डन टेम्पल में 2 दिन सेवा करनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को गले में पट्टिका लटकाए व्हीलचेयर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और हाथ में बर्छा लेकर गेट पर नजर आए। आपको बता दें कि उनका एक पैर टूटा हुआ है। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा को भी यही सजा मिली है। वह भी अधिक उम्र के कारण व्हीलचेयर पर थे, जबकि पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने बर्तन धोए।
बादल और ढींडसा के गले में छोटे छोटे बोर्ड लटकाए गए थे जिसमें उनके गलत कामों को स्वीकार किया गया था। दोनों नेताओं ने 1 घंटे तक सेवादार के रूप में काम किया। सजा के तहत उन्हें स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम किया। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये सजा, सेवा की सजा उनको दी गई। अकाल तख्त साहिब ने बर्तन धोने की सजा सुनाई। ये अनोखी सजा अकाल तख्त की तरफ से सुनाई गई। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, अकाल तख्त साहिब ने अकाली दल के नेता को बर्तन धोने की सजा सुनाई है। अनोखी सजा स्वर्ण मंदिर में देखने को मिली। विनोद जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल के जो है सुखबीर सिंह बादल है, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उन्हें एक मंगलवार को अकाल तख्त की तरफ से सजा भुगतने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। सुखबीर बादल ने सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक गोल्डन टेम्पल के अंदर रहे, जहां उन्हें तख्ती भी टांगी गले में और सेवा भी की। क्योंकि पीछे आखिर झूठे बर्तन को साफ करने का उनको कल सजा दी गई थी, 2 दिन पहले सजा दी गई थी। उसको लेकर वो आज गोल्डन टेम्पल भी पहुंचे थे। उन्होंने उस सजा का एक पहला दिन था और उसमें बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने सेवा भाव को निभाया है। जी निश्चित रूप से विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को भी ये सजा सुनाई गई। अकाल तख्त साहिब ने बर्तन धोने की सजा सुनाई। तो सेवादार के रूप में काम करने की ये सजा सुनाई गई। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी इस सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। और यहां एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन की। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव को विधानसभा से बाहर करने की मांग की। नरेश यादव को 2016 में कुरान के अपमान के मामले में दोषी ठहराया गया। पंजाब के मलेरकोटला जिले की अदालत ने शनिवार को कुरान के अपमान के 2016 के मामले में दिल्ली के मेहरौली से एएसपी, आपको बता दें, आप विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में नरेश यादव को दोषी ठहराया और शनिवार को फैसला सुनाया था। से एक सवाल पूछना चाहते हैं। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। आपके विधायक नरेश यादव बेअदबी करते हैं कुरान शरीफ की। पंजाब की मलेरकोटला की अदालत सजा सुनाती है 2 साल की। आप उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? चुप्पी को साथ रखिए। अगर मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसकी बेअदबी होती है, 2 साल के लिए सजा मिली है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत नरेश यादव को बर्खास्त करना चाहिए। विधानसभा सदस्य रद्द होनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट देता है, उस मुसलमान के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई ताकि ये मुसलमान कहीं ऐसा ना हो। और अब हम बात करेंगे गुस्से में किसान, मांगों पर घमासान। दरअसल नोएडा दिल्ली हाईवे पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग तेज हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए किसानों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को नोएडा दिल्ली हाईवे पर डेरा डाला हुआ है। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेंगे। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सोमवार से डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसान सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगे की हमारी रणनीति यही है। हमने यहाँ तो अपने साथी कुछ गांव की तरफ भेज दिया, अपनी तैयारी करो, अपने हर चीज की तैयारी करके फिर 1-2 दिन का टाइम जो हमें दिया उसकी हम
करते हैं, क्योंकि देखो लोकतंत्र देश है, इसमें जो है सब लोकतंत्र में होना चाहिए। हम इनको एक आश्वासन दिया था, हमने उसका समर्थन करा है। एक बात करेंगे, हमारे नेता बड़े, अगर नहीं होता है तो फिर हम पूरे दल बल के साथ अपने दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद तरफ। जब ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिले का और प्रदेश का, तो सरकारें सजग नहीं है क्या? उनको वार्तालाप नहीं करनी चाहिए? 8 दिन का समय क्यों लिया जाएगा? हमने कोई भी समय नहीं दिया है। हम लोग मोर्चा के लोग लीडरशिप बैठेगी और आज रणनीति बना के आगे की जो हमारी कॉल है संसद जाने की, वो हम जरूर करेंगे पूरा। प्रदर्शनकारी किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन हासिल है। एसकेएम की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसानों ने अपने मुद्दों को संसद के ध्यान में लाने के लिए सोमवार को दिल्ली की ओर मार्च किया। एसकेएम ने कहा कि किसानों को जमीन से जुड़ी समस्याएं पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से अटकी हुई हैं। किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन से जुड़ी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।